प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और इसके अंतर्गत हम प्रतिदिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होते हैं और उन ज़रूरी प्रश्नों पर आपसे बात करते हैं। ऐसे संभावित प्रश्न जो परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं या ऐसे प्रश्न जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना होती है, ऐसे प्रश्नों को चुन चुन करके ढूंढ कर हम आपके लिए लाते हैं। अब तक आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पर बात हो चुकी है। इसके अलावा ढेर सारे कंटेंट हमने अन्य हिंदी के विषयों पर डाले हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की बात होगी रिवीजन सीरीज डेली के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात और करनी है। वह ज़रूरी बात यह है कि आज सुबह ही हमें पता चला कि एक टेलीग्राम चैनल किसी महोदय ने बना रखा है और वे क्या करते हैं कि फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जितनी भी हिंदी से सामग्री उनको मिलती है, उस सामग्री को वह कॉपी करते हैं और उसको ले जा कर के अपने टेलीग्राम चैनल में पेस्ट कर देते हैं अपने नाम से। इनका काम बस इतना ही है कि ये क्या करते हैं, जहाँ से भी इनको कोई सामग्री मिलती है वहाँ से ये कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी कष्ट का विषय था कि ये हाईटेक हिंदी की सामग्री को भी, उसके वीडियो जो बनाए गए हैं उनमें हूबहू जो प्रश्न रखे गए हैं, उन प्रश्नों को उन्होंने उसी रूप में अपने चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। ऐसी शिकायत हमको मिली है, हमने उसके प्रमाण भी इकट्ठा किए हैं और हम उस पर रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हाईटेक हिंदी से जुड़े हैं, उन लोगों से कुछ कठिन प्रश्न हमें पूछने हैं। ये प्रश्न पूछने का मौका कम मिलता है और दूसरी बात ये है कि हम आने वाले दिनों में जब लाइव आएंगे तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ज़रूर बात करेंगे। बात ये करनी है कि सफलता आपको मिलेगी तो प्रयास कौन करेगा। भटक रहे हैं, मतलब आपको ये पता नहीं है कि आपको कहाँ से कौन सी सामग्री मिलनी है, कितना मिलना है, किसको प्रयास करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाईटेक हिंदी के सर या किसी भी टेलीग्राम चैनल वाला या कोई भी फेसबुक वाला या किसी भी ग्रुप से जुड़ जाने से आपको वहाँ से मदद मिलेगी। आप ये बताइए, अगर नौकरी आपको मिलनी है, आप किताबें नहीं खोल सकते हैं तो दूसरा कोई आपके लिए किताबें क्यों खोलेगा? ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। होता क्या है, आप खुश हो जाते हैं, आपको 4-6 सामग्री ऐसी मिलती है जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, चौथे ग्रुप में कॉपी पेस्ट करके डाली जाती है। आपको लगता है कि ऐसी सामग्री तो हमको रोज़ मिलती रहेगी। ऐसा कतई नहीं होने वाला है मित्रों, और हिंदी के लिए तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए जो हमारे प्रतिबद्ध मित्र हैं, और एक दूसरी बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि सफलता का रेशियो बहुत कम है। तो आप भीड़ में बिल्कुल शामिल ना होइए, आप उन लोगों में शामिल होइए जिनको सफलता पानी है। और जिनको सफलता पानी है वे क्या करते हैं, किताबों को उठाते हैं और मेहनत करते हैं। बिना मेहनत किए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, किसी तरीके से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। एक चैनल नहीं, आप 10, 20, 50 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, 10, 20, 50 ग्रुप से जुड़ जाइए और आप जुड़े भी होंगे। आप उससे कितना लाभ ले पाते हैं ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये कठिन प्रश्न जो है, इस पर आपको विचार करना चाहिए, इसलिए हम लेकर के आए हैं। इसको नोट करिए कहीं और इस पर ध्यान दीजिए बार बार कि सफलता आपको मिलनी है तो प्रयास कौन करेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि सफलता आपको मिलेगी तो प्रयास कौन करेगा। इसलिए भटकना बंद करिए आप। अगली बात करनी थी आपको कि आप यह जानना क्यों नहीं चाहते हैं कि आप जहाँ समय दे रहे हैं वह जगह आपके लिए ठीक है कि नहीं है। मतलब हमने देखा है कि हिंदी पढ़ाने और पढ़ने वाले दोनों ही ऐसे चैनल पर ऐसे लोग हैं जो हिंदी का शुद्ध उच्चारण करना नहीं जानते हैं। जो किसी चैनल पर गणित पढ़ा रहे हैं वही अपने चैनल पर जीएस पढ़ा रहे हैं, वही विज्ञान पढ़ा रहे हैं और वही हिंदी पढ़ा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति कई विषय का ज्ञाता हो? क्या आपको लगता है कि आप हिंदी अगर पढ़ते हैं तो आप हिंदी अगर किसी को बता सकते हैं तो क्या आप उसको गणित भी बता सकते हैं? क्यों आप यकीन नहीं करते हैं? क्यों आप अपना दिमाग नहीं चलाते हैं और क्यों भरोसा नहीं करते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक जो होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप जिस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, आप सब परास्नातक किए हुए हैं
क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदी का मास्टर जो है वो आपको गणित भी पढ़ाता है? गणित के मास्टर अलग होते हैं, हिंदी के मास्टर अलग होते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इन पर आप देखते हैं कि एक ही व्यक्ति गणित भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है, संस्कृत भी पढ़ा रहा है और ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता रहा है आपको कि आप तो बिल्कुल लहालोट हुए जा रहे हैं कि अरे वाह, मुझको तो सफलता मिल गई। कतई नहीं मिलने वाली है, ये आप जान लीजिए। इसलिए अपना समय बिल्कुल भी ख़राब मत करिए। ऐसे टेलीग्राम चैनल्स पे, ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ना बिल्कुल बंद करिए, अभी बंद करिए, जो आपको ऐसी जानकारी देते हैं, जो ऐसे ट्रिक्स देते हैं कि आपको रातों रात सफलता मिल जाएगी। कुछ नहीं मिलने वाला है आपको सफलता मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने पर। तो सबसे पहले ये पता करिए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं, आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं, उस अध्यापक की योग्यता क्या है। अब जैसे अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और वो नेट JRF की तैयारी करवा रहा है, अध्यापक जो आपको पढ़ा रहा है, तो आपको ये जानना चाहिए कि क्या खुद उसने नेट निकाला है हिंदी से, क्या खुद वो PhD है, क्या खुद वो किसी अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक परास्नातक है। अगर नहीं है तो फिर आप उससे क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। तीसरी बात, कम शब्दों में और महत्वपूर्ण बात, ये सारे प्रश्न आपको इसी रूप में वीडियो में मिलेंगे, तो आपको इन पर विचार करना चाहिए कि जब कोई आपकी मदद नहीं करता है तो आप शिकायत करते हो, 10 जगह, 50 जगह, 20 जगह रोना रोते हो कि दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई किसी की मदद करता है तो आप एहसान फरामोश हो जाते हो, आप उसका एहसान नहीं मानते हो। खास करके हिंदी वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई मैटर चाहिए, आपको कोई सहूलियत चाहिए, नहीं मिलता है तो आप कहते हो कि कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं से जानकारी, कहीं से सूचना, कोई प्रयास, कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसका एहसान भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इस पर आपको विचार करना चाहिए। और अगर नहीं मानते तो आप शिकायत क्यों करते हैं। इसलिए ये जो लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, ताकि ये जो विकलांग लोग हैं, ये चोर लोग हैं, जो ऐसे हमारे चैनल से सामग्री उठा करके और यहाँ वहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो इससे बाज आएँ। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे और हमारी सामग्री अगर आपको कहीं दूसरी जगह दिखती है तो जा करके आपको वहाँ लिखना चाहिए कि हमने ये सामग्री पहले ही हाईटेक हिंदी पर पढ़ ली है या हमें ये मिल चुकी है। तो ये चीज़ आप लोग से हमारा एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। अन्यथा क्या होगा, आप 4, 6, 10 चैनल सब्सक्राइब कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी उन चीज़ों से सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहले ये है कि सीखने के लिए आपको अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई आपकी मदद नहीं करता है तो आप शिकायत करते हैं, लेकिन अगर वह आपकी मदद कर रहा है तो आपको फिर उसके बदले में जो भी आपसे हो सकता है वो आपको करना चाहिए। कम से कम आपको कृतज्ञ तो रहना ही चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, आज सुबह से परेशान कर रही थी मुझे। और दूसरी बात कि हम उस चैनल के खिलाफ, जो भी चैनल टेलीग्राम चैनल है जिसने हूबहू हमारे प्रश्नों को, आप यकीन मानिए ये प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसके लिए कितना श्रम करते हैं, और वो हूबहू हमारे प्रश्नों को सीधे सीधे उन्हीं ऑप्शंस के साथ उठा कर अपने चैनल पर डाल रहा है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि मोटे तौर पर 1900 से 1920 ईस्वी तक के समय को क्या नाम दिया जा सकता है। हिंदी साहित्य में बात की जा रही है कि मोटे तौर पर 1900 से 1920 तक के समय को क्या नाम दिया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग। क्या नाम दिया जा सकता है? द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। आज हम थोड़ा बात कर लिए हैं, इसलिए हम वीडियो को बहुत संक्षिप्त रूप में रखेंगे। गदर सन 1957 1857 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र युग है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। किसका है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा और शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का संबंध नई कविता से है। और बच्चन सिंह आधुनिक आलोचकों के रूप में, सामयिक आलोचकों के रूप में ख्यात प्राप्त हैं। हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल है। सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन आरंभ हुआ और 1920 में वह इससे अलग हुई। इन दशकों की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। ये द्विवेदी युग को जानने का एक बहुत बढ़िया फार्मूला है। आप लोग याद रखें कि सरस्वती की जो शुरुआत होती है 1900 में, और जब
इससे महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग होते हैं 1920 में। इस पूरे के पूरे काल को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग कहा जाता है। पूछा गया है ये कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में द्विवेदी युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहने की हिमायत की गई है? किस पुस्तक में? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास? जी नहीं, या ऑप्शन इसमें 3 सही है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह ने अपने पुस्तक में नामकरण की विशेष पद्धति का प्रयोग किया है और उन्होंने पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहने का प्रयास किया है, क्योंकि इसके बाद जो काल आएगा छायावाद, उसको वे स्वच्छंदतावाद काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में खड़ी बोली विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के अनुवाद कार्य और साथ ही साथ विविध शैलियों का प्रयोग किस युग में आरंभ हुआ? 3-4 काम हुए। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग, विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं के ढेर सारे अनुवाद और विविध शैलियों का प्रयोग, ये किस काल में हो रहा था? ये सभी कुछ आपको द्विवेदी काल में देखने को, द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है इस द्वितीय उत्थान में जैसे अनेक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। किस विद्वान का कथन है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विद्वान का संबंध द्विवेदी युग से नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का संबंध किससे है? भारतेंदु युग से है। ये कौन सा ब्राह्मण नाम का पत्र निकालते थे? आप हमें बताएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जन्म स्थान कहाँ हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। किसका कथन है? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बारंबार पूछा जाता है। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो उन्होंने 1929 में लिखा। हिंदी गद्य के क्षेत्र में नई गति महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से आई। गद्य के क्षेत्र में भाषा की शुद्धता, शब्दों की एक रूपता, व्याकरण का दोष परिष्कार आदि की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। किसने कहा ये बात? ये बात कही है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु एवं उनके सहयोगियों के उपरांत कुछ दिनों तक हिंदी में सुंदर, सुरुचिपूर्ण, कलात्मक और मौलिक नाटक का अभाव रहा। यह कथन किस विद्वान का है? ये है बच्चन सिंह नहीं, ये कथन है, ऑप्शन में दिया है बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये कथन है रामचंद्र तिवारी का। किसका है? रामचंद्र तिवारी का। रामचंद्र शुक्ल से अलग है रामचंद्र तिवारी। ये आधुनिक काल के लेखक या साहित्यकार में इनकी गिनती की जाती है। इन्होंने हिंदी का गद्य साहित्य नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसे हम सब पढ़ते भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि भारतेंदु और उनके सहयोगियों के उपरांत कुछ दिनों तक हिंदी में सुंदर, सुरुचिपूर्ण, कलात्मक और मौलिक नाटक का अभाव रहा है। अगला प्रश्न है, वास्तव में भारतेंदु और प्रसाद के बीच का समय नाटक की दृष्टि से शून्य काल है। क्या है? नाटक की दृष्टि से शून्य काल है। कथन किसका है? ये बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास नाम की अपनी पुस्तक में ये बात कही। विजय वल्लरी नामक भारतेंदु की कविता किसके उपलक्ष्य में लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी काबुल विजय के उपलक्ष्य में। आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। विजय वल्लरी नामक भारतेंदु की कविता किसके उपलक्ष्य में लिखी गई थी? काबुल विजय के। रसा महवे फशाहत, दोस्त क्या दुश्मन भी है सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। ये पंक्ति किसकी है? यहाँ रसा लिखा हुआ है। आपको पता है रसा उपनाम से भारतेंदु जी कविता लिखते थे। तो ये रसा और अब्र, तो ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। रसा महवे फशाहत, दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। भारतेंदु के पुरुषोत्तम पंचक और बकरी बिलाप, ये 2 रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु की। बकरी बिलाप और पुरुषोत्तम पंचक। पूछा गया है कि जवाब में किसने ब्रिजचंद पंचक और पितर बिलाप लिखा है? इसी सेम नाम से पंचक दोनों में कामन और बिलाप कामन है। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा है, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी नाम का पत्र निकाला था। पांडे गायत तुम्हारी गायत्री लौंधे का खेत खाती थी, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति यहाँ क्यों आई है, ये आप सोच रहे होंगे। जबकि ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें सारे के सारे नाम जो हैं वो आदिकाल या उससे भक्ति काल से पहले के हैं।
पांडे तुम्हारी गायत्री लौंधे का खेत खाती है। ये पंक्ति इसलिए शामिल की गई है क्योंकि ये पंक्ति इस बात का प्रमाण है कि खड़ी बोली जो है वो न केवल द्विवेदी युग में आकर के प्रतिष्ठित हुई है बल्कि उसके पहले उसका हिंदी में कई कालों में रूप मिलता रहा है। तो ये पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति नामदेव की है। किसकी है? नामदेव की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी और जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? एकांतवासी योगी और जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की कविता है। किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना होती है 1910 में, जबकि ये 1900 में सरस्वती पत्रिका की स्थापना है। 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका निकलती है और 1920 में जो है ये सरस्वती के संपादन से महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने को अलग करते हैं। कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक नहीं होना, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ये बार बार पूछा जाता है। कविता का विषय मनोरंजन या उपदेशजनक नहीं होना चाहिए। यमुना के किनारे कील कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की आवश्यकता है, न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर, ये लाइन जो है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, आपको यही याद रखना है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। बाबू मैथिली शरण गुप्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल नया है आपके लिए। अब ऐसे ही जो महत्वपूर्ण प्रयास करके हम लाते हैं, आप देखेंगे कि ये अब तक आपको कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल परसों तक आप देखेंगे कि फलाने के टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक पर आपको ये इसी रूप में मिल जाएगा। अब उनकी महानता इतनी ही है कि वो यहाँ से इसको देखेंगे और विकलांग मानसिकता के व्यक्ति यहाँ से कॉपी करेंगे और ले जा करके अपने यहाँ पेस्ट करके वो सामाजिक सद्भाव का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क और सावधान रहना है। आपको जानना है कि कहाँ से और कौन लोग जो है आपके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। बाबू मैथिली शरण गुप्त, श्री स्नेही जी, रूप नारायण पांडे, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर श्री गोपाल शरण सिंह, बाबू सियाराम शरण गुप्त आदि सुकवियों को द्विवेदी जी ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया और ये सब कवि उस काल की सरस्वती ही की स्टाइल के सुकवि हैं। अब आपसे पूछा यही जाएगा कि सरस्वती ही की स्टाइल के कवि से क्या आशय था और किसने माना? सरस्वती ही की स्टाइल से आशय था कि वे कवि जो सरस्वती में छपते थे, और छापता कौन था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने कही है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत किस पत्रिका में छपी थी? हेमंत कविता किस पत्रिका में छपी? सरस्वती में छपी थी ये। और आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त जी जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत प्रभावित भी थे और द्विवेदी युग जब शुरू हुआ है तभी इन्होंने लेखन का कार्य भी शुरू किया है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, बहुत आसान प्रश्न था और ढेर सारे मित्रों ने उत्तर दिया है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मजे की बात यह है कि जब कभी हम लाइव आएंगे आने वाले दिनों में तो हम आपको बताएंगे कि कितने प्यारे प्यारे और कितने अच्छे और सपोर्टिव मित्र हाईटेक हिंदी से जुड़े हैं, कि ऐसे लोग अभी जिनकी मैं बात कर रहा था, जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ वहाँ से, वे कहीं नहीं टिकेंगे अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये बात हमने आपको पूछा था, और भी लोगों ने किया होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर क्या सही होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक क्या किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आज के वीडियो का प्रश्न है, काबा और करबला किसकी रचना है? काबा और करबला किसकी रचना है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख करके आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। हम बार बार कहते हैं आपसे कि प्रयास जरूर करिए, प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और एक बात कि जो शुरू में हमने आपसे बातें की है, जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा और उन पर विचार कीजिएगा कि क्या वे प्रश्न जायज़ हैं, क्या उन प्रश्नों पर आपको भी विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।